नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है पैंडेमिक एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। देखिए, इस आर्टिकल को विवेक काटजू जी ने लिखा है। इन्होंने अपने फादर के एक मेमोयर को यहाँ पे कोट किया है, जिनका नाम था कैलाश नाथ काटजू जी। कैलाश नाथ काटजू जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ चुके हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च करिए। तो कैलाश नाथ काटजू जी ने अपने मेमोर्स में जो लिखा है किसके बारे में, स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 टू 1920 के बारे में। तो स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918-1920 से अभी के कोरोना वायरस को कंपेयर किया जाएगा, डेथ्स के फॉर्म में, इकोनॉमी के फॉर्म में, पॉलिटी के फॉर्म में, और देखा जाएगा कि कोविड 19 कितना भयंकर खतरा दे सकता है हमारी ह्यूमैनिटी को। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है वैक्सीन विद अ ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी। देखिए, वही शुरुआत की बातें कि भाई देखिए, कोविड 19 के चलते इतना नुकसान हो चुका है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, इमोशनल कॉस्ट है, और इन सब कॉस्टों को आप किसके थ्रू ठीक कर सकते हो? वैक्सीन के थ्रू। तो वैक्सीन एक ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी है। इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, बट आने में समय लग रखा है। ब्ला ब्ला बातें बोली गई हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म। रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसको नीचे नहीं गिराया है। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह बोला है कि हम अपना एकोमोडेटिव स्टांस रखेंगे। तो यहां पे जितने भी कमेटी के मेंबर्स थे उनका इस पे क्या आप कह सकते हो व्यू पॉइंट था। शक्तिकांता दास साहब जो कि आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने क्या बोला और क्या एजम्पशंस हैं यहाँ पे आरबीआई के अलग अलग क्वार्टर्स, यानी 2021 चल रहा है तो इसके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में क्या इन्फ्लेशन के एजम्पशंस हैं, और उन एजम्पशंस को लेने के लिए बैकग्राउंड में क्या आप कह सकते हो कि फिगर्स को इन्होंने कंसीडर किया है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फूड फॉर पीस की। यहाँ पे ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये नोबेल पीस प्राइज है। ओके, तो वर्ल्ड फॉर फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया है, क्या किया है ऐसा वर्ल्ड फॉर फूड प्रोग्राम ने, इसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। आज ही वो वीडियो अपलोड होगी, मैंने ऑलमोस्ट पीपीटी बना ली है, मैं जल्दी उसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे एक दो तीन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है कि एक्चुअली में ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है पूरी दुनिया में, इसने क्या अचीव किया है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉमिस्ड फ्री व्हीकल्स फंड्स इट्स ऑल फेक। देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चालू हैं। ये जो फेक स्कीम्स चलती हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत से नामों से चलती हैं, जैसे फ्री लैपटॉप स्कीम, पीएम स्कूटी स्कीम, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना। ऐसी बहुत सी फेक स्कीम्स चलती हैं जो कि जो ओरिजिनल स्कीम्स होती हैं उनके नाम जैसी होती हैं, बट मिस इन्फॉर्मेशन के चलते उनको फैलाया जाता है और लोग इनमें फंस भी जाते हैं। ज्यादातर लोग जो इनमें फंसते हैं उनको ये पता होता है कि ये उनकी गलती, तो इन स्कीम्स को जल्दी पॉइंट आउट नहीं करते हैं। बट इस फेक स्कीम के मेनेस को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में 3 या 4 पॉइंट्स यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं, तो इनको देखेंगे। और फाइनली आर्टिकल एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉकेसस। देखिए, मैड्रिड प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात की गई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के इशू को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसके ऊपर मैड्रिड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे नेगोशिएशंस किए गए थे 1991 से लेकर 1994 के बीच में, जो जंग लड़ी थी आर्मेनिया और अजरबैजान ने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों सोवियत यूनियन से टूट के बाहर निकले हैं। नगोर्नो काराबाख नाम की एक जगह है जिसके ऊपर ये लड़ रहे हैं। देखा जाए तो जब ये सोवियत से टूट के बाहर निकले तो नगोर्नो काराबाख पूरा का पूरा अजरबैजान के पास जाना चाहिए था, बट आर्मेनिया ने मैक्सिमम जो हिस्सा है नगोर्नो काराबाख का उसको कब्जा रखा है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को किस तरीके से लेके आया जाता सकता है, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स दिए गए, इसको देखेंगे। और ये जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो हमेशा मंडे को आता है। ये हमारे काम का नहीं है तो मैं इसको वैसे भी स्किप कर देता हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं पैंडेमिक एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कोविड-19 अनलाइक द स्पेनिश फ्लू में इवेंचुअली बी रिमेंबर्ड मोर फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक पैंडेमिक बोला 11 मार्च को, और अगर हम इसको कंपेयर करें स्पेनिश फ्लू के साथ जो कि 1918 से लेकर 1920 में फैला था, स्पेनिश फ्लू का जो इफेक्ट था दुनिया भर में, उसको छोड़ के हम
एग्जैक्टली इसका जो इफेक्ट था इंडिया पे, इसके बारे में बात करते हैं। आप देखोगे दोस्तों, जो भी हिस्ट्री आप पढ़ते हो, चाहे वो एनसीईआरटी की हिस्ट्री, चाहे वो किताबें हैं, कहीं पे भी स्पेनिश फ्लू का इतना नाम आता नहीं है। बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, वो कहीं पे भी अपने किताबों में, अपने वर्क्स पे बहुत ज्यादा स्पेनिश फ्लू का नाम नहीं लेते हैं, जबकि ये बोला गया कि मिलियंस मरे हैं इस स्पेनिश फ्लू के चलते। तो यहाँ पे ये जो ऑथर है विवेक काटजू, जब कोरोना फैला तो ऑब्वियसली बात है लोगों का ध्यान क्या, एपिडेमिक पे, पेंडेमिक पे। तो जो पिछला पेंडेमिक आया था, जो लोगों की मेमोरी में एच्ड था, हालांकि उस समय के लोग अब जिंदा नहीं है, 1918 1920 के लोग अब जिंदा नहीं होंगे, बट फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी पता तो रहता ही है, याद तो रहता ही है। तो ये जो ऑथर है इसके विवेक काटजू, ये अपने ग्रैंडफादर को कोट कर रहे हैं जिनका नाम है कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जी की उम्र 1918 में 31 ईयर्स थी, और ये लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस समय पे इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे, कुछ किताबें लिखी थी। जब इन किताबों को विवेक काटजू जी ने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उन किताबों में फैमिली अफेयर्स के बारे में लिखा है, जो उस समय की पॉलिटी में इंपॉर्टेंट पब्लिक इवेंट्स हो रहे थे उसके बारे में लिखा है, जो कांग्रेस सेशंस कैलाशनाथ काटजू जी साहब ने अटेंड किए उसके बारे में लिखा है, और एक पैराग्राफ इन्फ्लुएंजा के बारे में। ये पैराग्राफ जो है इन्फ्लुएंजा के बारे में, वो क्या लिख बोल रहा है, जस्ट एज वी वर लीविंग राव, राव एक जगह है इंदौर के पास मध्य प्रदेश में, ग्रैंड मदर एंड ही रिटर्न टू इलाहाबाद इन द ऑटम ऑफ 1918। वो बता रहे हैं कि उस समय पे कहां जा रहे थे ये। द ग्रेट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑफ 1918 बिगेन टू अफ्लिक्ट इंडिया, यानी इन्होंने अपने मेमोर्स में लिख रखा है कि 1918 में जो ग्रेट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है, इसने इंडिया को अफ्लिक्ट करना शुरू कर दिया था। 6 वीक्स के अंदर ऐसा बोला गया कि एस्टिमेटेड 6 मिलियन पीपल डाइड ऑफ इट, 60 लाख। आप समझ रहे कितना बड़ा ये फिगर है। और 1918 1920 में जो इंडिया की आबादी थी ये इतनी नहीं थी। अगर आप पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ दो, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, उस समय पे तो बंटवारा हुआ नहीं था। उस समय भी देखोगे पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश को भी जोड़ दोगे तो भी इतनी आबादी नहीं थी। आज की डेट में 130 करोड़ तो अकेले इंडिया की आबादी है, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान को जोड़ दोगे तो 70-70 करोड़ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, ओके। लेकिन फिर भी उस समय पे इतनी आबादी ना होने के बावजूद भी 60 लाख लोग मर गए थे। और ये जो एपिडेमिक था, ये किसी भी प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा था रिच और पुअर के बीच में, प्रिंस और पीजेंट के बीच में, मेन और वुमेन के बीच में। भैया इट स्वेप्ट द कंट्री एज अ वाइल्ड फायर। और भैया जितने भी लोग इससे सफर किए एक्सीडेड करोड़, मतलब मरे तो 6 मिलियन है यहाँ पे, लेकिन करोड़ों में ये हुआ था। और यहाँ पे देखिए कैलाशनाथ काटजू जी साहब क्या लिख रहे हैं, बाय द मर्सी ऑफ गॉड while all around there were any number of cases, none in our household at 15 Albert Road suffered from it. It was a great blessing। मतलब इन्होंने बोला कि चारों तरफ ये फैला था बट किसी तरीके से हम बच गए। कैलाशनाथ काटजू जी ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ये नैनी जेल में लिखी थी, जब क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। अब भले ही इन्होंने 6 मिलियन का फिगर कोट किया हो, बट ऐसा बोला गया कि अराउंड 17 मिलियन डेथ्स हुई हैं इंडिया में। अभी 17 मिलियन डेथ्स हुई हैं इंडिया में, और 17 मिलियन को उस समय की इंडियन पॉपुलेशन का पार्ट देखो तो लमसम 5% है। तो अगर 17 मिलियन को आप मान रहे हो 5%, तो ओवरऑल पॉपुलेशन उस समय कितनी हो जाएगी, 340 मिलियन, यानी कि 34 करोड़। तो मतलब उस समय पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन थी, इट वाज समवेयर अराउंड 34 करोड़। से आज की डेट में जो 170 करोड़ उसको छोड़ दो तो, और 34 करोड़ में से 17 मिलियन लोग मर गए। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी लोगों की मेमोरी में ये नहीं है आज की डेट में। कहीं ना कहीं आज की डेट में उस समय की बात की जाए, 1980 से लेकर 1920 के समय की बात की जाए, तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो एजिटेशन होता था उसकी बात होती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात होती है, जलियांवाला बाग मैसेकर की बात होती है, बट कहीं पे भी इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक की बात नहीं होती है। फिर देखिए हमारे चाचा नेहरू जी क्या लिखते हैं इसमें, जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी रिटन ओवर एन 8 month पीरियड फ्रॉम जून 1934 illustrates how the ravages of the great influenza had quickly faded from national memory. Nehru devotes a chapter to suppressed excitement, unrest, and expectations in different sections of the Indian people at the end of World War. He places these as the background for the resentment and anger caused by the roller bits, but completely ignores the influenza human toll and consequent popular emotion that may have resulted from the colonial government's inability to provide succor to people. यानी जून 1934 में नेहरू साहब ने जब अपनी बायोग्राफी लिखी, तब उन्होंने बताया कि कैसे 1918-20s के टाइम पे जो इन्फ्लुएंजा था, इसने पूरे देश में तबाही सी मचा कर रख दी थी।
और इस दवाई के चलते लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, इतना रोष था कि भैया एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ लोगों के अंदर गुस्सा है, ठीक है, इस पैंडेमिक को लेके, ऊपर से अंग्रेजों ने इकोनॉमी में दबा ही रखा था। तो ये गुस्सा मिल के फूटा था किसके अगेंस्ट में? रोलेट बिल के अगेंस्ट में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं इस चीज ने फ्यूल किया था। बट भले ही हम लोलेट बिल की बात करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, बट कहीं पे भी इन्फ्लुएंजा की उतनी बात नहीं होती है। गवर्नमेंट से लोग उस समय बहुत नाराज थे, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का आराम नहीं दे पाई थी लोगों को इस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। ये फैलता ही जा रहा था और लोगों की हालत खराब कर दी थी इससे। ओके, और अगर बात की जाए इस इन्फ्लुएंजा की दुनिया भर में, इंडिया में तो लोग इसको भूल ही गए हैं, दुनिया में भी लोग इसको भूल गए हैं। क्योंकि दुनिया में लोग ज्यादातर जो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो क्या याद रखते हैं? वो दो वर्ल्ड वॉर्स को याद रखते हैं। कम्युनिज्म का राइज हुआ रशिया में, तो ये आइडियोलॉजिकल थॉट उनको याद है और दूसरे भागों में फैला। कोल्ड वॉर के बारे में याद है, कैसे कोलोनियलिज्म खत्म हुआ, इसके बारे में याद है। कम्युनिज्म का राइज हुआ रशिया में, सॉरी, तो कम्युनिज्म का राइज रशिया, कोलोनियलिज्म का खत्म होना, कोल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन। बट इन्फ्लुएंजा की कहीं बात नहीं होती। ग्रेट डिप्रेशन की जितनी बात होती है उतनी इन्फ्लुएंजा की बात नहीं होती। और एक किताब लिखी है, देखिए, लॉरा स्पाइने जी ने। लॉरा स्पाइने जी ने अपनी किताब जिसका नाम है पेल राइडर, द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 एंड हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, में देखिए क्या लिखा है। वी डू नॉट सी द मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट ऑफ देम ऑल, दो इट्स राइट देयर बिफोर अवर आइज. If this is true for the people at large, it is also true for academia. The great influenza interested only epidemiologists and medical historians. It was from 1990s that experts from other disciplines started to seriously study it. यानी कि लॉरा स्पाइने जी अपनी किताब पेल राइडर द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 में लिख रही हैं कि भैया ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा था, बट फिर भी किसी का ध्यान इसके ऊपर नहीं जा रहा था। ये जो एपिडेमिक था, ये केवल एपिडेमियोलॉजिस्ट जो पैंडेमिक को पढ़ते हैं और मेडिकल हिस्टोरियंस को इंटरेस्ट कर रहा था। 1990s के बाद थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है, बट एक्चुअली में सीरियसली जिस लेवल पे इसको स्टडी किया जाना था नहीं किया गया। अभी क्या दुनिया भर में हर जगह पे पैंडेमिक्स को ऐसे ट्रीट किया गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। एक इवेंट हुआ था 1397 में, 14th सेंचुरी में, यूरोप में, ब्लैक डेथ। सिसिली नाम का एक आइलैंड है जो कि इटली के कंट्रोल के अंदर है, वहां पे ये इवेंट हुआ था। मेसिना नाम का एक पोर्ट था, मेसिना नाम के पोर्ट में 12 जहाज पहुंचे और वहां पे डॉक हुए। जब मेसिना के लोग इन 12 जहाजों के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट सब लोग इन 12 जहाजों में मर चुके हैं और जो 2-3 लोग बचे हैं वो बहुत ज्यादा इल हैं, काले रंग के मतलब फोले से उनके शरीर में पड़ रहे हैं जिसमें से पस निकल रहा है। मतलब बहुत बुरी हालत थी इस शिप में जो लोग थे। और जब वो इनके पास गए, ये बीमारी इनको भी हो गई और पूरे के पूरे को यूरोप को रवच कर दिया इस बीमारी ने। इस इवेंट को बोला जाता है ब्लैक डेथ। कहीं ना कहीं इस ब्लैक डेथ को याद किया जाता है। ओके, यूरोपियन सोसाइटी की जो किताबें हैं जो इनके स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है उसमें ब्लैक डेथ इवेंट के बारे में मेंशन कर रखा है। और इसके अलावा जो सबसे मेजर इवेंट माना जाए वो आपका स्पेनिश फ्लू है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि कोविड-19 क्या स्पेनिश फ्लू जितना खतरनाक होगा, तो इस सवाल का जवाब बहुत ज्यादा कंटेक्चुअल है। आप किस फील्ड में बात कर रहे हो, सोशल फील्ड में बात कर रहे हो, पॉलिटिकल फील्ड में बात कर रहे हो, इकोनॉमिक फील्ड में बात कर रहे हो, तो देखिए, अगर डेथ वाइज आप देखोगे, ह्यूमन लाइफ के टॉल की बात देखोगे, तो आज की डेट में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। कोविड-19 किसी भी हाल में उतने लाइफ का, जान माल का नुकसान नहीं करेगा जितना स्पेनिश फ्लू कर गया था, क्योंकि उस समय पे मेडिकल साइंस उतनी थी नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन के जो मीन्स हमारे पास अवेलेबल थे वो इतने थे नहीं। दुनिया भर में क्या हो रहा था वो एकदम से पता नहीं चल पाता था। आज की डेट में सब कुछ है, तो कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए हम एक बेटर पोजीशन में। तो भले ही ह्यूमन टॉल्स के नंबर में कोविड-19 उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन कोविड-19 का जो इंपैक्ट है वो इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। इकोनॉमिक इंपैक्ट कोविड-19 का आपको देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन लग गया है, सब कुछ बंद पड़ा है। और एज फार एज पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात है तो देखिए, पॉलिटिकल इंपैक्ट भी है कोविड-19 का। कोविड-19 का फायदा उठा के चाइना जैसी कंट्रीज अपने एग्रेसिव प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया की बात की जाए तो आप देखिए, जब लॉकडाउन लगा, माइग्रेंट लेबर्स कितनी तादाद में अपने घर की तरफ जाने लगे। इसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शुरू में तो कवर किया, बट अब इसकी कवरेज नहीं होती है। लोग उसको भूल चुके हैं, दूसरी चीजों की तरफ ध्यान आ चुका है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, नहीं याद रहता लोगों को गरीबों की प्रॉब्लम। अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस में बहुत सारे इन्फेक्शंस हुए, ठीक है,
लेकिन फिर भी आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती फेज में इकोनॉमी को ज्यादा ध्यान दिया, लोगों पे कम ध्यान दिया। और बहुत सारे पोल्स ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिशियंस, ना केवल डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया भर में जो पॉलिटिशियंस हैं वो इकोनॉमी को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ह्यूमन लाइफ पे कम ध्यान दे रहे हैं। यहां पे आप देखोगे मिस्टर ट्रंप और उनकी वाइफ मेलेनिया को हो गया वायरस। अगर हिस्ट्री में कभी इस कोविड-19 को पढ़ा जाएगा ना, तो यह बोला जाएगा कि यूएस के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को वायरस हुआ था। कभी भी इस बात को याद नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई लोगों को इतनी क्वांटिटी में हुआ था। बस यही बात है कि देखिए ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऐसी है, हमारी जो मेमोरी है ना, उस मेमोरी में हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रहते हैं। हम बस ये याद रखते हैं कि भैया लीडर्स को हुआ था, जो लीड कर रहे थे, जो डिसीजन बना रहे थे, लाखों करोड़ों लोग जो खत्म हो गए, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। वो बस एक चींटी की तरह कंसीडर किए जाते हैं। बस यही बोला जा रहा है इस आर्टिकल में दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, वैक्सीन विद अ ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इस आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है। वैसे तो मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि इस आर्टिकल के सारे पॉइंट्स इन वन फॉर्म और द अदर मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे कि जब लॉकडाउन लगा, ह्यूमन सोसाइटी को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है इस कोरोना वायरस की। लॉकडाउन के चलते घर में बैठना पड़ा, क्वारंटीन हुए, हाइजीन मेजर्स को फॉलो करना पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ी। और ये लग्जरी है कुछ लोगों के लिए, जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए सच में क्वारंटीन, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें एक लग्जरी है, सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं। तो इस कोरोना वायरस के बहुत से इकोनॉमिक कॉस्ट है, इमोशनल कॉस्ट है और सोसाइटल कॉस्ट है। और ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब इकोनॉमिक कोलैप्स के वर्ज पे आ गए हैं बहुत सारी कंट्रीज। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन एक सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो वैक्सीन। तो भाई वैक्सीन आ जाए तो बढ़िया है। वैक्सीन पे काम जितना तेजी से चल रहा है, शायद ही किसी और केस में इतनी तेजी से वैक्सीन पे काम चला है जितना तेजी से कोविड-19 के केस में चल रहा है। बहुत सारे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स है वैक्सीन में, जो फेज 3 ट्रायल्स में ऑलरेडी घुस चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी। अब बात यह है कि सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, थेरेपेटिक्स, यानी कि आपको पता है ना कि एक वैक्सीन को बनाने में जितने सॉल्ट और जितने ड्रग के प्रोपोर्शंस लगते हैं, उस ड्रग के प्रोपोर्शंस के क्या हीलिंग इफेक्ट है, इसके ऊपर ही बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। तो कल की डेट में मान लीजिए वैक्सीन आ जाती है, ठीक है, और मान लीजिए सब कुछ ठीक होने लगता है, हालांकि अभी के लिए वैक्सीन दूर लग रही है, तो क्या वो वैक्सीन सिर्फ रिच को मिलेगी? क्या वो वैक्सीन उन पुअर कंट्रीज को नहीं मिलेगी जो साउथ ईस्ट एशिया में है, जैसे पाकिस्तान हो गई, इंडिया भी आप कह सकते हो, एक बहुत बड़ी पुअर पॉपुलेशन है, या अफ्रीका में चले जाइए, अफ्रीका में तो ज्यादातर कंट्रीज पुअर है। तो क्या मान लीजिए कल की डेट में वैक्सीन बन जाती हैं, तो क्या रिच को मिलेगी, क्या पुअर को नहीं मिलेंगी? यहाँ पे कोट किया है ऑथर ने डॉक्टर जोनस साल्क को। मैं लिख देता हूं, डॉक्टर जोनस साल्क। कौन थे डॉक्टर जोनस साल्क? जोनस साल्क जी ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। ओके, और जब इस पोलियो की वैक्सीन को बनाया इन्होंने इसको पेटेंट करने से मना कर दिया। आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां वैक्सीन बनाती हैं ना, वो उसको पेटेंट करती हैं। पेटेंट करती हैं मतलब कि उन वैक्सीन को केवल वही कंपनियां बना सकती हैं और बेच सकती हैं, और इससे वो लाखों करोड़ों का फायदा उठाती हैं। जोनस सल्क जी ने कहा कि मैं इस वैक्सीन को पेटेंट नहीं करूंगा। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इस वैक्सीन को पेटेंट नहीं कर रहे हो, तो कौन ओन करता है इस वैक्सीन को? तो उन्होंने बोला लोग ओन करते हैं। क्या आप सन को पेटेंट कर सकते हो? ऐसा जोनस सल्क जी ने पूछा। आप सन को पेटेंट नहीं कर सकते हो, इस वैक्सीन को भी मैं पेटेंट नहीं करूंगा, ये सब लोगों के लिए है, इसको उन लोगों को दो जिसको इसकी जरूरत है। तो इस तरीके की लीडरशिप की जरूरत है कोरोना वायरस के पैंडेमिक से जूझने के लिए। और एक बहुत बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक इतनी नीचे चली गई कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टिमुलस पैकेज देना पड़ा है। जो हमारे सामने ग्लोबल हेल्थ का सिनारियो आके खड़ा है, वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि भाई इससे लड़ने के लिए सबको कंबाइन होकर लड़ना पड़ेगा। और सबको कंबाइन होकर लड़ने के लिए अगर रिच बोले कि नहीं भाई सारे फायदे हम उठाएंगे और पुअर को फायदा बाद में दिया जाएगा, तो वो अप्रोच देखिए यहां चल नहीं पाएगी। बहुत सारे नोबल लॉरियट्स और ग्लोबल पर्सनालिटीज ने एक अपील पे साइन किया है। और क्या अपील है? टू डिक्लेयर द कोविड-19 वैक्सीन एज ग्लोबल कॉमन गुड। यानी कोविड-19 वैक्सीन एक ग्लोबल कॉमन है, मतलब एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस अपील को इन्फोर्स करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना,
जो कोरोना वायरस में रिसर्च कर रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही हैं, कल वो अपनी वैक्सीन को पेटेंट करके जब बेचेंगी तो ज्यादा दामों में बेचेंगी और उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगी। और अगर आप किसी एक वैक्सीन को ग्लोबल कॉमन गुड बना देते हो तो कोई भी उस वैक्सीन के फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके बल्क ड्रग बना सकता है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो यहां पे बात ये की जा रही है कि जब आप इस वैक्सीन को बना रहे हो और कल की डेट में वैक्सीन बन के आ जाती है, तो इस वैक्सीन का इस्तेमाल आपको इस तरीके से करना है ताकि सबको ये वैक्सीन बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के मिल सके। यही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी, आप कह सकते हो, अचीवमेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म के बारे में ऑन आरबीआई होल्डिंग रेट्स। आरबीआई की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है। जैसा कि उसमें मैंने बताया कि उन्होंने अपने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, रेपो रेट उतना ही है जितना पहले था। लेकिन यहां पे आरबीआई क्या कह रहा है कि देखिए, हम अपने स्टैंस को अकोमोडेटिव रखेंगे। अकोमोडेटिव स्टैंस मतलब हम इकोनॉमी को पुश करने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से डोविश स्टैंस दिया है आरबीआई ने। डोविश स्टैंस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? मॉनेटरी पॉलिसी का डोविश स्टैंस का मतलब है कि जो आप अपने इंटरेस्ट पॉलिसी रेट्स रख रहे हैं वो कम रख रहे हैं, आप ज्यादा नहीं रख रहे हो। लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही वो ये है कि देखिए, एमपीसी ने एक चीज करी है। MPC none too subtly tilted away from its inflation targeting mandate by downplaying the risk on the price pressures front when it assessed that the supply shocks were mainly responsible for keeping inflation above the tolerance band for months। देखिए, जब बात आई इन्फ्लेशन की और ये बोला गया कि इन्फ्लेशन लगभग 6.67 या 6.7% पे आ गया है, तो आपने 4 प्लस माइनस 2% की जो लिमिट बना रखी है इन्फ्लेशन की, इसको ब्रीच कर गया इन्फ्लेशन। अभी इसको ब्रीच कर गया तो आपकी क्या टारगेटिंग है कि कब तक आप इसको कंट्रोल में रहोगे? तो किसी भी टारगेटिंग मेथोडोलॉजी को यहां पे लाने से मना कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये सप्लाई शॉक्स की वजह से आया। ये जो लॉकडाउन लगा, पूरी की पूरी सप्लाई चेन टूट गई, उसकी वजह से समय पे सामान सही समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब कुछ हद तक तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात सही है, लेकिन यह बोल देना कि दीज शॉक्स इट पॉजिटेड शुड डिसिसिपेट एज इकोनॉमी अनलॉक्स, सप्लाई चेन्स आर रिस्टोर्ड एंड एक्टिविटी नॉर्मलाइजेस। मतलब आरबीआई ये बोल रही है, जैसे एक्टिविटी नॉर्मलाइज होगी, जैसे ही इकोनॉमी अनलॉक होगी, जैसे ही सप्लाई चेन रिस्टोर होंगी, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग करी ही नहीं इन्होंने। मतलब इन्होंने इन्फ्लेशन का कोई भी टारगेट नहीं रखा। इन्होंने बोला कि जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने हैं ये खत्म हो जाएंगी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन्फ्लेशन की टारगेटिंग की, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन 6% से नीचे आ जाएगा। अभी इस चीज पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए वो एक अलग चीज है। जब आरबीआई ने यह बोला कि हम अपनी पॉलिसी को अकोमोडेटिव रखेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो एक नए मेंबर जो है जयंत आर वर्मा, इन्होंने इस बात से डिसेंट किया और इसके अगेंस्ट वोट किया। अभी तो प्रॉपर मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिक में नहीं आए, बट ऐसा बोला जा रहा है कि जयंत आर वर्मा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से खुश नहीं थे कि भाई हम अपने पॉलिसी स्टैंस को अकोमोडेटिव रखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो, डोविश और जनरलिस्टिक पोजीशन है कि इस साल में और अगले साल में हम अपने स्टैंस को अकोमोडेटिव रखेंगे। क्योंकि जब भी इकोनॉमी की बात होती है ना, इकोनॉमी में प्रॉपर पॉलिसी टारगेट सेट किए जाते हैं और उन टारगेट्स के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। कुछ भी हैफर्जर्ड और जर्नलिस्टिक वे में बात नहीं होती है, और यहां पे जो स्टेटमेंट आया वो जर्नलिस्टिक वे में आया। फिर जो स्टेटमेंट आया शक्तिकांता दास साहब की तरफ से, शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि देखिए, अभी जो हो रहा है वो एक इन्फ्लेशन हम्प है, एक ट्रांजिट फिनोमिना है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा जैसे ही इकोनॉमी अपनी फीट पे वापस आएगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कमिट कर रहा है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, एक ऐसे समय पे जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे नहीं है टैक्स के, और उनको बोरो करके खर्चा करना पड़ रहा है। अब बात यहां पे यह है कि देयर कैन सर्टेनली बी नो अग्रीमेंट एट दिस टाइम दैट द इकोनॉमी नीड्स ऑल द सपोर्ट इट कैन गेट टू रिकवर फ्रॉम इट्स 23.9% एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर। जो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून का, उस समय पे हमारी इकोनॉमी 24% नीचे चली गई। तो अभी अगर हमारी इकोनॉमी 24% नीचे गई है तो कुछ ना कुछ तो इसको रिकवर करने के लिए करना पड़ेगा। तो आरबीआई ये बोल रही है कि देखिए, हम लोगों ने 8 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है ना, उसमें 12 लाख करोड़ तो सरकार अलग अलग स्कीम के थ्रू खत्म कर रही है, और 8 लाख करोड़ रुपया आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के थ्रू इकोनॉमी को पूरे ईयर में स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कभी बात की जाए रिकवरी की, तो आरबीआई ये बोलता है कि चौथे क्वार्टर तक आते आते जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है
वो 0.5% तक पहुंच जाएगी, जिससे ओवरऑल सालाना जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इकोनॉमी में वो 9.5% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सोचिए हमारी इकोनॉमी 9.5% कम होने वाली, इतना खतरनाक इंपैक्ट आया कोरोना वायरस का। पर बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो क्वार्टर 2 में जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है 6.8%, सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसको आप बेंचमार्क हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हो। और क्वार्टर 3 में इस इन्फ्लेशन की जो प्रिडिक्शन है वो 5.4% और क्वार्टर 4 में 4.5%। ये जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, इसमें इन रिस्क को ओवरलुक किया गया, जैसे परसिस्टेंस ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स, cost push pressures from higher taxes on transport fuels and possibility of food price inflation became entrenched पोस्ट टू आउटलुक ऑन प्राइसेस, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो यही बोलेगी कि हमने इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स को रखा है, बट कहीं ना कहीं ऑथर जो इस आर्टिकल का है वो ये बोल रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन टारगेट्स लेके आ रही है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि Q3 में 5.4%, Q4 में 4.5%, इसमें कुछ चीजों को आरबीआई ने स्किप किया है, इग्नोर किया है। अभी किस हद तक कौन सही है ये तो देखिए समय ही बताएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फूड फॉर पीस, द नोबेल फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हाईलाइट्स मल्टीलैटरलिज्म्स बेनिफिट। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, ये दिया क्यों गया है? देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशन की एक सिस्टम है भैया, दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर स्ट्रक्स साइट्स हैं वहां पे हंगर को कॉम्बैट करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी टुक नोट ऑफ WFP लाइफ सेविंग रोल्स in the year of pandemic, staving off catastrophes of hunger in Yemen, Congo, Nigeria, South Sudan and Burkina Faso। और वो कंट्रीज हैं जहां पे ये जो स्ट्राइफ है ये रहा है। ये जो प्राइज है दिस इज बेसिकली अ ट्रिब्यूट टू एड वर्कर्स जिन्होंने हजार्डस कंडीशंस में काम किया है, स्टार्विंग लोगों के पास पहुंचे हैं जो कि वार, सिविल स्ट्राइफ और नेचुरल डिजास्टर्स के बीच में फंसे हुए हैं। एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल्स पे इन चीजों को ट्रांसफर किया गया है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ऑनर करने का जो एडवाइस है, कहीं ना कहीं 1949 में यही जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था लॉर्ड जॉन बॉयड और को, जो कि पहले हेड थे एफएओ के, इन्होंने एक बात बोली थी कि पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन एम्प्टी स्टमक। तो इनकी जो बात है दैट पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन एम्प्टी स्टमक, कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हुए ही इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो उसके बाद यहां पे अब बोला यह गया है कि चूंकि हम लोगों ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की और नोबेल जो पीस प्राइज की जो कमिटी है उसने ये समझा है कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रेटर कॉर्पोरेशन की जरूरत है और सारी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे आके इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद करने की जरूरत है। अभी भी जो इसके पास फंडिंग गैप है वो अप्रोक्सीमेटली $4.1 बिलियन का है। जल्दी से जल्दी इसको ये फंडिंग गैप अवेलेबल कराना जरूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन अभी अंडर नोरिशमेंट को फेस कर रही है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, सीरिया जैसी, जहां पे अभी भी स्ट्राइफ चालू है। इनफैक्ट आप सीरिया में ही देखो तो एस्टिमेटेड 4.6 मिलियन पीपल हैं जो फूड एड पे जिंदा है। अगर ये फूड एड ना आए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चलते में तो उनको खाना ही नहीं मिलेगा। और सीधी सीधी बात है कि यहां पे जो कमिटमेंट है वो इन ताकतवर कंट्रीज की तरफ से आना चाहिए। Without stronger commitment from bigger powers, the challenge to feed the millions who suffer acute hunger due to conflict and failed agriculture can never be met। चूंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है दुनिया भर की कंट्रीज की आपस में, जो सीरिया में सिविल स्ट्राइफ हो रहा है, जहां कहीं पे भी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पावर पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। जो ये बड़े बड़े पावर्स है ना, यूएस, अमेरिका, चाइना, इनको भी मैंने पहले एडिटोरियल से कवर किया, ये इनकी पावर गेम की वजह से ये लड़ाई चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर इनके पावर गेम की वजह से प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी है। और the recognition that WFP has received can help the humanitarian organization prepare for a decade of ambition and help meet sustainable development goal। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल नंबर 2 है, जिसको बोला जाता है अचीविंग जीरो हंगर बाय 2020, उसको तो सीधे सीधे मीट कर रहा है ये। और हंगर को एक वॉर की तरह ना इस्तेमाल किया जाए। देखिए बहुत जगह है ऐसी दुनिया में जहां हंगर को ऐसा वॉर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो उनके हाथ में बंदूकें थमा दी और बोला जाके गोली चलाओ। तो इस तरीके की चीजें जो फेस्टर करती हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को, इनको रोकना है। साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो मुहिम है ये
कार्बन एमिशंस को भी मिटिगेट कर सकती है, जो अर्ली इफेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर को, इसको भी मिटिगेट कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दुनिया भर में लोग भूखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्री डिजास्टर क्लाइमेट के चलते एग्रीकल्चर पर इफेक्ट आ रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही, यील्ड कम हो रही, जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। अब ये फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लोगों को खाने को कैसे मिलेगा, तो भैया खाना तो देना है ना। तो एग्रीकल्चर पे जो आफ्टर इफेक्ट्स है उनको समझना पड़ेगा। कार्बन एमिशंस को हमको मिटिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कार्बन एमिशंस को मिटिगेट करेंगे तभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से बच पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बच पाएंगे। और जब हम ग्लोबल वार्मिंग से बच पाएंगे तभी एक साफ हवा होगी, एक साफ एनवायरमेंट होगा जिसमें लोग रह सकते हैं, पनप सकते हैं। ओके, फिर भाई नॉर्वेजियन कमिटी ने यह भी पॉइंट आउट किया द नीड फॉर इंटरनेशनल सॉलिडारिटी एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन इज मोर कॉन्शियस देन एवर, यानी यहां पे इंटरनेशनल सॉलिडारिटी और मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी होती है ना तो यही लोग वोट डाल के अपने राज करने वालों को चुनते हैं। अभी वो राज करने वालों को चुनेंगे तो उन्हीं को चुनेंगे जो उनको फूड दे रहा है, जो उनकी हंगर को कम कर रहा है। और ऐसी फ्री सोसाइटीज में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो मीडिया है वो भी फ्री तरीके से काम करता है, तो मीडिया भी अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करेगा। तो कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक के, आप कह सकते हो, वेक में हमको अपना जो ओवरऑल इन चीजों को हैंडल करने का तरीका है ना, इस तरीके को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपने हैंडल करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, चीजें गड़बड़ी होने वाली हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाली वीडियो के लिए आप परेशान मत होइए। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने इसको इतनी जल्दी इसलिए कवर किया क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, और वो वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए आज ही अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉकेसस। ये क्या बोल रहा है? आपको पता है अर्मेनिया और अजरबैजान में कन्फ्रंटेशन चल रहा है। ये अर्मेनिया का मैप है, अजरबैजान का मैप है। ये जो कन्फ्रंटेशन है ये मेनली इस रीजन के लिए चल रहा है जिसको बोला जाता है नगोर्नो काराबाग। वैसे तो जब सोवियत यूनियन टूटा था और अर्मेनिया अजरबैजान बना था तो बोला गया था कि ये रीजन अजरबैजान के पास जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं अर्मेनिया की आर्मी में घुस के इस रीजन को बहुत हद तक ऑक्युपाई कर लिया है। तो अब ये जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में 1994 के बाद ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। 1994 से इन दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर है, बट वो सीज फायर बहुत फ्रेजाइल है, ये साफ साफ पता चल रहा है अभी जो कन्फ्रंटेशन हुए हैं उसके बेसिस पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे फेलियर है मिंक्स ग्रुप का। मिंक्स ग्रुप किसका है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन, जिसको चेयर करते हैं रशिया, फ्रांस और यूएस। तो जब इसको रशिया, फ्रांस और यूएस चेयर कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप, जिसके अंदर ये मिंक्स ग्रुप बना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को आगे आने ना दिया जाए। ये जो मिंक्स ग्रुप बना था 2007 में, ये मैड्रिड प्रिंसिपल्स पे बना था, और मैड्रिड प्रिंसिपल्स के आधार पे एक पीस ट्रीटी लेके आनी थी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ओके, लेकिन ऐसा अब तक हो नहीं पाया है। देखिए, ड्रॉन फ्रॉम द 1975 हेलसिंकी फाइनल एक्ट प्रिंसिपल्स साइंड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, they provide for a prohibition on the use of force, respect for territorial integrity and recognition for equal right to self determination। ये ना अजरबैजान की तरफ से हो रहा है ना अर्मेनिया की तरफ से बोल रहा है। अजरबैजान बोल रहा है कि ये जो नगोर्नो काराबाग वाली टेरिटरी है हमारी है, अर्मेनिया बोल रहा है हमारी है। मैड्रिड प्रिंसिपल्स को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बोला क्या गया था? देखिए, जब ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी उस समय पे कहा यह गया कि देखिए, नगोर्नो काराबाग वाले रीजन की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, वैसे तो पहली बात मैड्रिड प्रिंसिपल के अंदर यह बोला गया है कि एक पीस एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। पीस एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत भी हुई है, बट ऑफिशियली साइन अभी तक हुआ नहीं है, चूंकि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बोन ऑफ कंटेंशन है ये बीच का जो रेड वाला पोर्शन है नगोर्नो काराबाग। नगोर्नो काराबाग के ऊपर अजरबैजान बोलता है कि हम किसी भी तरीके की बात तब करेंगे जब ये पूरा तरीके से हमारे पास आ जाएगा। आर्मेनिया बोलता है कि हम किसी भी तरीके की बात करें तब करेंगे जब ये पूरी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये पूरी तरीके से कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब इंटरनेशनल पावर्स ने यहाँ पे क्या किया है? इंटरनेशनल पावर्स ने ये किया है कि ये जो नगोर्नो काराबाग वाला रीजन है इसको सेल्फ गवर्नेंस के राइट्स दीजिए। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स का इलेक्शन है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स के थ्रू होना चाहिए, तो इनका अपना खुद का लेजिस्लेचर होना चाहिए, इनका अपना खुद का एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। नगोर्नो काराबाग में जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, इनके पास ये ताकत होनी चाहिए कि ये एक्सटर्नल कंट्रीज से अपने रिलेशंस को अच्छे स्थापित कर सकें। ओएससी फोरम्स में इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे नगोर्नो काराबाग को स्टेटहुड की डिमांड देने की बात की जा रही है, पर प्रॉब्लम यह कि स्टेट होगा किसका?
अजरबैजान का, अर्मेनिया का, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पे अजरबैजान बहुत ही ज्यादा दुश्मनी के साथ देख रहा है अर्मेनिया को, और बहुत हद तक अर्मेनिया भी उतनी ही दुश्मनी के साथ अजरबैजान देख रहा है। और कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्लेक्स तब हो जाती हैं जब ये पता चलता है कि अर्मेनिया में क्रिश्चियंस डोमिनेट हैं और अजरबैजान में मुस्लिम्स डोमिनेट हैं। और उस चक्कर में एक और प्लेयर की यहां पे एंट्री हो जाती है जिसका नाम है रेसिप तैयब अर्डोगन, जो कि हैं आपके टर्की के प्रेसिडेंट। रेसिप तैयब अर्दोगन साहब ने बोला है कि ये जो अर्मेनिया नाम की कंट्री है ये साउदर्न कॉकेकस में सबसे बड़ा थ्रेट है, और ओपन सपोर्ट दिया है यहां अजरबैजान को। सुनने में तो ये भी आ रहा है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन साहब, उन्होंने बोला है कि ये टर्की की जो एक्टिविटीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टर्की अपने फाइटर्स को नगोर्नो काराबाग रीजन में भेज रहा है लड़ने के लिए, यानी टर्की जो उनके फाइटर्स सीरिया में लड़ रहे हैं तो सीरियन रेबल फोर्सेस को नगोर्नो काराबाग में डिप्लॉय कर रहा है। इसको एक धर्म वर्सेस धर्म की डिबेट बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे अगर आप यूएस और आप रशिया का स्टांस देखोगे तो बिल्कुल ही शांत है। यूएस एंड रशिया दे आर साइलेंट ऑन दिस इशू। शायद उनके पास अपने खुद के इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि वो इस बवाल में पड़ना ही नहीं चाहते। अभी बात यहां पे ये है कि ये जो ओवरऑल रीजन है ना दोस्तों, ये वाला, ये बहुत ही ऑयल एंड गैस रिच रीजन है, और यहां से आप देख सकते हो कि यूरोप की एक बहुत बड़ी गैस सप्लाई जाती है। तो ये वाला जो इलाका है इसका स्टेबलाइज होना, इसका शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है मिंक्स ग्रुप। मिंक्स ग्रुप का प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब क्या प्रॉपर तरीके से काम करेगा नहीं करेगा ये तो देखिए समय ही बताएगा, चूंकि दोनों लोग एक दूसरे के सामने बंदूक तांग के खड़े हैं और बोल रहे हैं ये हमारा ये हमारा, कोई भी अपने स्टैंड को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। आगे बात करते हैं प्रॉमिस्ड फ्री व्हीकल्स फंड्स, इट्स ऑल फेक। आपको पता है आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जैसे फ्री लैपटॉप स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना, पीएम स्कूटी योजना, जबकि एक्चुअली में ऐसी भी कोई योजना है नहीं। बहुत सारे कोरोना के पैंडेमिक के बाद जब लोग लाचार हो गए, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो झूठे एडवर्टीजमेंट छपने लगे, फेक एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स छपने लगे, और जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो वो फेक एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ज्यादातर केसेस में जो ऑफर्स होते हैं, जो सर्वे होते हैं, ये लोगों के पर्सनल डाटा को कलेक्ट करने के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे पैसा छीनने के लिए भी होते हैं। और भाई ये जो लोग हैं ना, वो इन फेक प्लेटफॉर्म्स की मोडस ऑपरेंडी में फंस भी जाते हैं। ये एक बहुत बेकार चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राम विकास रोजगार योजना, ये एक फेक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसमें तेलंगाना, पंजाब, मेघालय और कुछ और स्टेट्स के गांव के विलेज प्रधान को लेटर भेजा गया कि भाई हम आपके गांव के सिटीजन्स को नौकरी देंगे, आप पर कैंडिडेट हमको 1200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजिए। उन लोगों के साथ 1200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट एड्रेस पे भेजा गया। जैसे ये पैसे मिले ये लोग गायब हो गए। जब तक इनको पैसे नहीं मिलते ये लोग फोन पे अवेलेबल होते हैं, हर चीज पे अवेलेबल होते हैं। जैसे इनको पैसे मिल जाते हैं ये फटाक से उड़ जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। ओके, पीएम स्कूटी योजना के चलते जब ज्यादा फ्रॉड होने लगा तो पॉलिटिकल लीडर्स ने सामने आके बोला कि भाई ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं। तो देखने वाली ये है कि हमारे मीडिया आउटलेट्स में, हमारे न्यूज आउटलेट्स में जो कम्युनल न्यूज होती हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, जो कम्युनल फेक न्यूज होती है उनके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल फेक न्यूज, इस तरीके की जो फेक गवर्नमेंट स्कीम्स वाली न्यूज है, इन पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके की न्यूज को रेगुलेट करने के लिए भी लोग नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर जो सिटीजन इस तरीके की न्यूज के साथ अफेक्टेड होते हैं ना, वो शांत रहते हैं, अपने नुकसान को सह लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई उनकी गलती की वजह से नुकसान हुआ है, तो वो शांत रह जाते हैं, अपने नुकसान को झेल लेते हैं। बट कहीं ना कहीं चीजों को सॉल्व करने की जरूरत है, और इस तरीके की जो डुप्लिसिटी होती है, जहां लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। इसके लिए भाई कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव्स चालू किए हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट करते हैं ये लोगों को पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस फेक स्कीम के मेनेस को रोकने के लिए इंटीग्रेटेड और कंसर्टेड एफर्ट्स चाहिए। और जो भी चीजें आप, जो भी इनिशिएटिव शुरू कर रहे हो ना, वो लोगों को पता करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टर्स, अगर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का पोर्टल बनाया जाए जहां पे सारी स्कीम्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उन स्कीम को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाए, कोड नंबर, और उन कोड नंबर को उन पोर्टल्स में डाल के लोग चेक कर सके उस स्कीम के बारे में। साथ साथ एक टोल फ्री नंबर बनाया जाए जिसपे मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती है, साइबर क्राइम्स के केसेस रजिस्टर किए जा सकें। तो जो लोगों को लोग उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टेट पुलिस के पास जाके कंप्लेन कर सकें, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंप्लेन कर सकें, और इस कंप्लेन पे जल्दी एक्शन हो,
ताकि इस तरीके के क्राइम्स को रोका जा सके। दूसरी बात, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनी, इस पे सबसे ज्यादा इस तरीके की फेक न्यूज फैलती हैं। तो भाई जैसे इन सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनीज में हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज हैं, उस तरीके से इतनी फेक जो जॉब्स पोस्ट की जाती हैं, इनको काउंटर करने की भी पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को इनको प्रेशराइज करना चाहिए। फाइनली थर्ड, मोस्ट ऑफ दीज फेक स्कीम्स ऑपरेट थ्रू वेबसाइट्स विच लुक लाइक गवर्नमेंट पोर्टल्स। वो वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट पोर्टल जैसी लगती हैं और उन स्कीम्स के जो नाम है वो गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे होते हैं, इस तरीके के नाम को और इस तरीके की वेबसाइट्स को सीधे सीधे मॉनिटर करिए। वेबसाइट को ब्लॉक करना हमारे देश की सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो बड़े आराम से ब्लॉक किया जा सकता है। जो बैंक अकाउंट के नाम है वो भी गवर्नमेंट स्कीम जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली में वो गवर्नमेंट के होते नहीं है। उसके बाद आखिरी चीज आप क्या कर सकते हो कि गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट अबाउट जेन्युइन स्कीम्स बट आल्सो अलर्ट पीपल अबाउट फेक स्कीम्स सो दैट पीपल आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट्स जेन्युइन एंड व्हाट्स फेक। यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट जो कि जेन्युइन स्कीम्स के होंगे वो तो सरकार देती ही देती है, जो फेक स्कीम है उनके बारे में भी लोगों को बताए और सरकार एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करे मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में कि भैया फेक क्या है, फेक है तो फेक क्यों है और जेन्युइन है तो क्यों है। अगर कोई जेन्युइन स्कीम है तो आप कैसे पता चलोगे कि ये जेन्युइन स्कीम है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और ये मैसेजेस जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उसमें अवेलेबल होने चाहिए, लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप केवल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल कराओगे तो वो इलाके जहां हिंदी इंग्लिश नहीं बोली जाती है वहां के लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। तो ये था एनालिसिस आज का दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।